हेलो गाइस, वेलकम टू साकी फिजिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपके घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस क्लासेस भी अटेंड की होगी। प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, समझे थे, उनको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा। तो उसके साथ ही आज हम नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उतना ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन एक आइडिया सा होना चाहिए उसके बारे में। तो पहले हम उस चीज़ को, यहाँ पे आपने सुना होगा आइंस्टाइन इक्वेशन या मास मास एनर्जी रिलेशन। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। थोड़ा सा उसको मैं यहाँ पे इलाबरेट करूँगा। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम यहाँ पर उसी चीज को लेते हैं। सो टॉपिक रहेगा ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ओल्ड यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स है। तो इसके काउंटर में आइंस्टाइन ने एक फेमस इक्वेशन यहाँ पे हमें दी है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जिसकी वजह से जिसने ये प्रूव किया कि मास और एनर्जी जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दे आर टुगेदर कंजर्व्ड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट मी राइट इट हियर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। पहले इसको समझने में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये इस तरीके से क्या हो सकता है, इतना मतलब एनर्जी इतनी लगभग। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसने क्या बताया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू मास एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्मड इनटू एनर्जी थ्रू दिस रिलेशन। यानी कि अगर हम इस तरीके से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं M इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। अब हम इसी चीज को समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। वो बताता है कि हम जैसे लिखते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम दो चीजें वहां पे अलग अलग लिखते थे। दो चीजें, दो लॉज हम लॉज ऑफ नेचर एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बताया कि ये जो दोनों है, मास एनर्जी, ये दोनों सेपरेटली नहीं बल्कि साथ में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साथ में कंजर्व है। यानी कि मास और एनर्जी दोनों साथ में कंजर्व है। किस तरीके से, अब यहां पे इसका थोड़ा सा आइडिया हम लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं E इज इक्वल टू E इज एनर्जी, M इज मास और C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट। तो जिसका टिपिकल वैल्यू इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है। तो अब किस तरीके से ये होता है, देखो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमारा मतलब जो हमारी जो थिंकिंग है वो बाउंड करके रखी है। तो उस चीज को मैं तोड़ने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। लेट मी कंसिडर ए केस। पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा। let us consider 1 kg of mass. It can be anything. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी।
तो अगर हम लिखेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो ये क्या बनेगा फिर, E इज इक्वल टू 1 × 3 × 10⁻8 स्क्वायर। E इज इक्वल टू कितना बनेगा ये, 9 × 10⁻16 जूल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी एनर्जी है। अगर मैं रफली आपको बताऊं, ये एनुअल इलेक्ट्रिकल आउटपुट, यानी कि अगर एक 3000 मेगावाट का एक जो होता है पावर जनरेशन प्लांट जहां से बिजली बनाई जाती है, तो उसका ये एनुअल आउटपुट है, यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी 1 kg ऑफ मास के साथ एसोसिएटेड है। अब आप बोलेंगे कि ये जाती कहां है, ये एनर्जी जाती कहां है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल नाउ, जिसके थ्रू आप समझेंगे कि ये रियल में ट्रू हुआ है, क्योंकि इस तरीके से हमें लगता है कि नहीं ये झूठ है। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, लेट अस कंसिडर ए बैटरी, कंसिडर ए बैटरी। तो बैटरी में जो एक सेल होता है, ठीक है, उसमें कुछ एनर्जी होती है, मान लो जितनी भी है। तो ये एनर्जी जो है ये लगातार कितने टाइम तक हमें एनर्जी देता है, आपको कोई आइडिया आ रहा है? ये जो बैटरी है इसमें क्या होता है, स्टोर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इस तरीके से, यानी कि चार्जेस इसमें होती है। तो वो चार्जेस मास के मतलब इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी जो है ये 10 दिन तक चलती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना मास इसमें कम हो जाएगा? ये तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। या इनवर्सली अगर हम लेंगे, अगर आपके घर में इन्वर्टर है, आप उसको चार्ज करते हैं, वो आपको 5 दिन या 6 दिन का बैकअप देता है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि उसका वेट कितना इंक्रीज होता है? तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि वो एनर्जी कितना देता है और उसके मास में कितनी इंक्रीमेंट आती है, तो वो चीज इससे एक्सप्लेन होता है हमें। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। या दूसरे तरीके से मैं बताऊं कि ये लाइट का अमाउंट है, ये इक्विवेलेंट है जितना भी ये दे रहा है, यानी 3 दिन तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक, या फॉर एग्जांपल ए ईयर, तो उसमें मास कितना कम हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट। जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि 1 kg ऑफ मास के साथ इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है। तो यानी कि इतना सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, यानी कि चाहिए 1 kg मास क्रिएट करने के लिए। बेसिकली मास बना किस चीज का है? अगर आपने लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि एटम क्या होता है। उसमें न्यूक्लियस होता है, बाकी वो सारी चीजें होती है, ऑलमोस्ट 95% वही होता है। तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि mass and energy are not conserved separately but are conserved as a single entity called mass energy। यानी कि इससे हमें प्रूव हुआ कि मास एनर्जी इज कांस्टेंट, नॉट ये कि मास इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहां से हमें ये पता चलता है कि मास एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इसकी वजह से हमें बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, सोलर
एनर्जी इसका ऑरिजिन या फिजन जो होता है, फ्यूजन जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी, आप न्यूक्लियर जो, अगर आप फेमिलियर होंगे केमिस्ट्री, अगर आपने स्टार्ट की होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कुछ चीज़ का। ठीक है, तो लेट अस गेट नाउ टू आवर मेन टॉपिक। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इलास्टिक collision in one dimension। मतलब क्या है इसका, इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे दो बॉडीज है, लेट अस सपोज बॉडी ए, बॉडी बी, ठीक है, तो ये किसी सरफेस पे है, तो आफ्टर कोल्यूजन या ये इधर जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, इट विल चेंज ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, यानी कि ओनली वन कोऑर्डिनेट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब यहां पे है एक और टर्म, दूसरी टर्म है इलास्टिक कोल्यूजन। तो इलास्टिक कोल्यूजन में क्या क्या होता है, अगर आपको याद होगा इलास्टिक कोल्यूजन में क्या क्या रहता है। इलास्टिक कोल्यूजन में मैं यहाँ पे लिखूं इलास्टिक कोल्यूजन, मैं समरी लिखूं, इलास्टिक कोल्यूजन में क्या क्या होता है। फर्स्ट चीज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। दूसरा क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको डिफर करता है इन इलास्टिक कोल्यूजन से, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट हमारा एनालिसिस, इसमें क्या है, किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे दो मासेस लूंगा। ठीक है, मैं यहां पे दो मासेस लूंगा, सपोज this is mass 1 and suppose this is mass 2। ठीक है, लेट मी नेम देम। सपोज ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, बॉडी ए, बॉडी बी। तो इनके में वेरियस सिनेरियोज ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, कि इलास्टिक कोल्यूजन जो हो रहा है वो हो रहा है वन डायमेंशन में, यानी कि सिर्फ इस लाइन के अलोंग ये मोशन होंगी। ठीक है, ठीक है, तो इनिशियली हम कंसिडर करेंगे, मान लो ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है, तो कीप इन माइंड जो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे जो मोशन होगी आफ्टर कोल्यूजन बिफोर कोल्यूजन, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, मतलब ना तो यहाँ होगी ना तो इस साइड में, मतलब परपेंडिकुलर टू आवर बोर्ड, यानी कि थर्ड डायमेंशन एक्स। सिर्फ एग्जाम्पल अगर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे चेंज होंगे, तो वही हो गया वन डायमेंशनल कोलिजन। तो लेट अस सपोज कि इस बॉडी ए का मास हम रखते हैं m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेट मी ड्रॉ दिस u1, और ये बॉडी बी जो है इसका मास रखते हैं m2
और इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज u2 है, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर करते हैं, ये कब कोलाइड करेंगे, मान लो कि ये दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, यानी कि मोशन इसी साइड में है, तो कोलाइड कब होगा, जब ये u1 ग्रेटर देन होगा u2। तो यहां पर मैं लिखूं कोलाइड इज पॉसिबल ओनली व्हेन u1 is greater than u2, ठीक है, बिकॉज बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर एज ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर इनकी स्पीड सेम रहेगी तो डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान है डिस्टेंस, वो हमेशा सेम ही रहेगी, वो कभी मीट नहीं करेंगी। तो ये सिनेरियो क्या है, बिफोर ये सिनेरियो है बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब क्या होगा, तो यानी कि अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज, यानी कि इन दोनों की डिफरेंस, यानी कि u1 बड़ा है तो यहां पर लिखेंगे हम u1 माइनस u2। तो हो गया ये चीज। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर वो चीज भी देख लेते हैं। लेट मी टेक दिस, मान लो कि अब कोल्यूजन होने वाला है यहां पर, लेट अस सपोज यहां पर ये कोल्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होंगी यहां पर अब, तो ये m1 है, लेट मी राइट इट इनसाइड, ये m1 है, ये m2 है। तो अब क्या होगा, ये कोल्यूजन हो गया यहां पे, तो यहां पर मैं लिखूंगा ड्यूरिंग कोलिजन, सिंस ये इलास्टिक कोल्यूजन है, यानी कि यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। तो अब क्या होगा, अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये पेन दो रख रहा हूं यहां पर, तो ये ऐसा है कि मतलब ये पेन अगर इस तरीके से इसको ऐसे टक्कर मार रहा है तो ये यहां पे रुक रहा है, ये उतना जा रहा है, तो फिर ये यहां, यानी कि जितना ये इसको मार रहा है इतना ही ये जा रहा है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, यानी कि यहां से यहां तक कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पे फिर ड्रॉ करेंगे ये सिनेरियो आफ्टर कोल्यूजन, तो कुछ इस तरीके से सीन क्रिएट होगा। सपोज ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि हमने इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 कंसिडर कर ली थी, अब हम फाइनल वेलोसिटीज यानी कि आफ्टर कोल्यूजन वेलोसिटीज कंसिडर करते हैं v1 और v2। तो होगा क्या एक्चुअल में, देखो पीछे से एक बॉडी आई, ये ऑलरेडी चल रहा था, ये बहुत तेज चल रही थी, तो इसने इसको धक्का मारा, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो है ये स्लो डाउन हो गया, लेकिन ये तेज हो गया। तो यहां पर
अगर मैं दिखाऊं तो ये जो है ये मैं एरो बड़ा बनाऊंगा v2। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है इसकी इंक्रीज होगी ज्यादा और इसकी जो है वो कम है v1। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर बड़ा दिखाया था इसका और इसका छोटा दिखाया, यानी कि इसकी यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी थी और इसकी कम थी, तभी जाके कोल्यूजन हुआ। अब जब कोल्यूजन हुआ तो इसने एनर्जी ट्रांसफर इसमें कर ली, तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो ऑलरेडी थी उसमें इंक्रीमेंट आ गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, ये वाला सिनेरियो है आफ्टर कोलिजन। सो यहां पर विच इंप्लाइज v2 इज ग्रेटर देन v1। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation after collision is equal to v2 minus v1। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं अब पहले कुछ चीजें लिखूंगा। नाउ वी हैव बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो m1 की स्पीड क्या है u1, m2 की स्पीड क्या है u2, यहां पर m1 की स्पीड क्या है v1 और m2 की स्पीड क्या है v2। तो अगर हम लिखेंगे अब, यानी कि अकॉर्डिंग टू लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो पहले था वो मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन। तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum before collision is equal to momentum after collision। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि देखो पहले सीन क्या था, पहले सीन ये था m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसी क्वांटिटी के बराबर था। अब जो वो ट्रांसफर हुआ, अब यहाँ पर वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है। कुछ भी लॉस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी लॉस नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पर, तो हम लिखेंगे फिर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे m1 की टर्म्स को एक साइड में रखूंगा, m2 की टर्म्स को एक साइड में रखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ लेके जाता हूँ, इसको यहाँ लेके जाता हूँ। सो मैं लिखूंगा m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। सिंस काइनेटिक एनर्जी remains
conserved in elastic collision. That means kinetic energy before collision will be equal to kinetic energy after collision. ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर? बिफोर कोल्यूजन क्या था? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम m1 वाली टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, m2 वाली टर्म्स को. यहाँ पहले हम करते हैं काम, ये 1/2 सब में है तो इसको कैंसल आउट कर देते हैं, इसको. तो m1 वाली टर्म्स को एक साइड में, यानी कि इसको यहाँ लेके जाते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं. तो क्या लिखूंगा मैं? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर? m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2. तो अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है. तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखोगे तो सीन सेम जैसा मिल रहा है. यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेके आता हूँ, लेट मी ब्रिंग इट हियर. इससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 1 है. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 by 1 we get. क्या लिखेंगे? m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 इंटू v2 माइनस u2. तो ये m2 m2 m1 m1 कैंसल आउट हो गया. अब हम इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं सो दैट वी कैन कैंसल आउट, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको फिर? u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 होल डिवाइडेड बाई u1 माइनस v1. This will be equal to v2 minus u2 into v2 plus u2 upon v2 minus u2. तो कैंसल क्या क्या होगा? ये और ये कैंसल आउट हो गया, ये और ये कैंसल आउट हो गया. तो हमें यहाँ पे क्या मिला? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम इस u2 को यहाँ लेकर आते हैं और इस v1 को यहाँ लेके जाते हैं. तो क्या लिखेंगे हम? विच इम्प्लाइज u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गई. लेट अस सपोज दिस रिलेशन नंबर 3. सिंस ये क्या है? ये है VR1 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोल्यूजन. ये वाला क्या है? V2 माइनस V1. VR2 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोल्यूजन. तो इन दोनों का रेशियो क्या है? अगर आपको याद होगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 किसके बराबर होता था? E के कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस के बराबर. वी नो दैट. तो यहां से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे
V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 1। तो ये E के बराबर है, हेंस E इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो जो हमने कल क्लेम किया था, जो हमने बताया था कि इसके लिए ये 1 होता है, तो वो आज हमने यहां पर प्रूव किया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं आगे इससे, लाइक इसके वेलोसिटी एक्सप्रेशंस वगैरह क्या होते हैं किस तरीके से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा, जस्ट अ मोमेंट। सो अब हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कोल्यूजन, क्या होता है वेलोसिटीज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। एक तो ये जो हमने यहाँ पर ऊपर में लिखा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, दिस इज फर्स्ट। और सेकंड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, और इसको मॉडिफाइड तरीके से हम इस तरीके से लिखेंगे, V2 विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1। तो हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि हमें दो वेरिएबल्स है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमें वेलोसिटी पता है कोल्यूजन से पहले क्या वेलोसिटी है। अब हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी कितनी है आफ्टर कोल्यूजन, यानी कि V1 एंड V2 वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा V1 कामा V2 हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी वेरियस कंडीशंस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट V2 in, let us suppose this is equation number A. In equation A we get, क्या मिलेगा हमें, तो let me do this like this। मैं इस साइड को इस साइड में लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले M2 इंटू V2 के बदले क्या लिखूंगा मैं, V1 प्लस U1 माइनस U2, यानी कि मैंने ये चीज पहले लिखी यहाँ पे, यानी कि ये साइड में इस साइड में लिखूंगा, और थोड़ा ईज के लिए, क्योंकि थोड़ा ज्यादा स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे, और V2, और इस V2 की जगह मैंने ये वाला एक्सप्रेशन डाला, इसको V1 को मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, V1 प्लस U1 माइनस U2। तो ये बिल्कुल सेम है, तो इसमें कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस M1 V1 इज इक्वल टू, अब ये साइड लिखना है, यानी कि M1 U1 प्लस M2 U2। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या लिखेंगे फिर, M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M1 V1 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो V1, क्योंकि V2 हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो V1 टर्म्स है उनको इसी साइड में रखेंगे, उसमें से V1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी इस साइड में कर देते, क्योंकि बाकी सारा कुछ नून है हमें। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे,
V1 में कॉमन ले लेता हूँ, इम्प्लाइज V1 इंटू एक टर्म है यहाँ पर M2 इसके साथ है, दूसरी टर्म कौन सी है ये, प्लस M1। बाकी को मैं इस साइड में कर देता हूँ। इस साइड में क्या लिखूंगा मैं, M1 U1 प्लस M2 U2 अब कौन सी टर्म जाएगी ये, यानी कि माइनस ये M1 M2 है यहाँ पर M2 U1 माइनस M2 U1 और ये टर्म जाएगी प्लस M2 U2। तो यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फिर, अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, V1 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कुछ कैंसल आउट भी हो सकता है शायद, M2 U2 M2 U2 M1 U1 तो लेट अस टेक U1 हमें इसमें भी है इसमें भी है, U2 हमें इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम U1 वाली टर्म्स को पहले U1 इंटू M1 हो गया ये, और यहाँ पर है ये माइनस M2। अब क्या लेते हैं कॉमन, प्लस U2 कॉमन लेते हैं, तो क्या है हमारे पास M2 और कौन सी टर्म है प्लस M2 फिर से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, V1 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2, ठीक है। तो अब हम सिंपली लिख सकते हैं V1 विल बी इक्वल टू U1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। क्योंकि ये जो टर्म है ये इसको भी डिवाइड हो जाएगा, इसको भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, V1 का। तो हमारे पास एक रास्ता है, लाइक अगर हम ऑल्टरनेटिवली, या पहले मैं ये करूंगा, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। नाउ फॉर U2 फॉर V2 के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी है हमारे पास, V2 इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन अब हम इसमें पुट कर देते हैं V1 को। फॉर V2 वी हैव, क्या है हमारे पास ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस, अब ये सारा एक्सप्रेशन यानी कि U1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इसके डिनोमिनेटर में भी M1 प्लस M2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी है। तो लेट अस सपोज इस वाली टर्म को हम M1 प्लस M2 से डिवाइड भी करते हैं
और मल्टीपल भी करेंगे तो हिसाब बराबर m1 प्लस m2। अब वो क्या बनेगा, v2 विल बी इक्वल टू, इन दो टर्म्स को ऐसे ही रखेंगे जैसे है, यानी कि u1 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन, या लेट मी सॉल्व दिस, लेट मी डू वन थिंग, हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन बी, हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, यानी कि u1 माइनस u2, हम थोड़ा काम अपने लिए इजी कर देते हैं, इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या बनेगा, u1 m1 प्लस u1 m2 माइनस u2 m1 माइनस u2 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो क्या करते हैं, u1 कॉमन ले लेते हैं, u2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें u1 है, इसमें u1 है, तो लिखेंगे u1 इंटू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और क्या है फिर माइनस u2 इंटू m1 प्लस m2। रिमेंबर यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अब हम इस चीज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर, तो यहाँ हाँ, तो देखो अभी सबके डिनोमिनेटर में है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो हम सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स है, तो पहले क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास v2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, u1 इंटू m1 प्लस m2 माइनस u2 इंटू m1 प्लस m2, अभी और दो टर्म्स है, प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, तो यहाँ पर एक और क्या था, यहाँ पर u1, यहाँ पर है हमें u1। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर भी m1 प्लस m2 है, यहाँ पर भी है, तो हम लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 plus m2। Have we made any mistake? तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, हमने कहाँ पे गलती की।
क्योंकि लंबा चौड़ा इक्वेशन है तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अगर हम सेपरेटली लिखेंगे तो हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। सो लेट अस डू सिंपल थिंग। हम एक सिंपल अप्रोच से इसको करेंगे। मैंने यहाँ पे देखा कि हम इसको और इजीली कर सकते हैं। फिर मैं लास्ट में आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप एक ही एक्सप्रेशन से दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v2 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2, और पूरा ये जो एक्सप्रेशन है इसका v1 का प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्लियर हो गया। तो लेट अस मिंगल देम, यानी कि इसको इसके साथ रखते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, v2 विल बी इक्वल टू u1 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बचा क्या, माइनस u2 प्लस ट्वाइस m2 u2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर भी u2 है, यहाँ पर भी u2 है, यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u1 है, यानी कि मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में। यानी कि मैं लिखूंगा v2 विल बी इक्वल टू u1 इंटू 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस u2 मैं बाहर रखता हूँ, u2 प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले ट्वाइस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, अंदर में क्या रहेगा -1, तभी जाके माइनस u बनेगा। तो अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनको, v2 विल बी इक्वल टू u1 बाहर रहेगा अपनी जगह पे, यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस u2 इंटू 2m2 माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखते हैं क्या कैंसल आउट होता है। यहाँ पर ये m2 कैंसल आउट होता है, यहाँ पे 2 m2 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 1 आएगा, तो हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू u1 इंटू m1 प्लस m1 कितना हो गया, ट्वाइस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, प्लस u2 अपनी जगह पे रहेगा, 2m2 माइनस m2, यानी कि एक ही m2 रहेगा, माइनस m1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। या हम उसी स्टाइल में लिखेंगे जिस स्टाइल में v1 वाला लिखा था, तो v2 लिखेंगे हम m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन v2 का। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ उस वाले को भी।
तो थोड़ा ट्रिक आपको यहाँ पे समझ में आएगा, फिर आपको दोनों एक्सप्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर है m2 माइनस m1, यहाँ पर भी है m2 माइनस m1, नीचे है m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये दो चीज़ें सेम है। सिर्फ यहाँ पर है u2, यहाँ पर है u1, ये चीज़ क्लियर। अब इस वाले में यहाँ पर है m1, यहाँ पर है m2, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और u1 है यहाँ पर, u2 है। तो दैट मीन्स अगर हम रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे रिप्लेस, फॉर गेटिंग v2 directly from v1, replace u2 by u1 in फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लेना है आपको, रिप्लेस m1 by m2 एंड u1 by u2 इन सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा। तो अब हम इनको यूज करते हैं, इन एक्सप्रेशंस को हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमें सिर्फ डेरिवेशन यानी कि एक तरीके का मजदूरी करते थे, अभी हमें एक्चुअल चीज देखनी है, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो क्या स्पेशल केसेस है, फर्स्ट व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि m1 m2 के बराबर है, लेट अस सपोज से m के बराबर है, तो क्या होगा एक्सप्रेशंस में, देखो जब m1 इज इक्वल टू m2 है तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा फिर, विच इम्प्लाइज v2 विल बी इक्वल टू 2m u1 डिवाइडेड बाई 2m, 2m कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज v2 विल बी इक्वल टू u1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू velocity of body A before collision, यानी कि जो कोल्यूजन से पहले जो बॉडी 1 की वेलोसिटी थी, कोल्यूजन के बाद बॉडी 2 ने वो वेलोसिटी अटेन कर ली, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसमें। सेम तरीके से लिख सकते हैं, अगर इस वाले में भी कर सकते हैं, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, तो लेट अस डू v1 विल बी इक्वल टू 2m u2 अपॉन 2m, सो विच इंप्लाइज v1 विल बी इक्वल टू u2, यानी कि जो बॉडी 1 की बॉडी 2 की वेलोसिटी कोल्यूजन से पहले थी वो किसके बराबर हो गई, बॉडी 1 की वेलोसिटी के आफ्टर कोल्यूजन, ठीक है। ये केस
क्लियर हो गया यहाँ पर। तो इसकी एक एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर में। एप्लीकेशन इसकी है, ये जो हमने यहाँ पे प्रूव किया एप्लीकेशन इसकी है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जब फास्ट मूविंग न्यूरॉन्स होते हैं तो उनको रिएक्टर में स्लो डाउन इसी प्रिंसिपल से किया जाता है। उनको मतलब कोलाइड किया जाता है न्यूक्लियर के साथ जो मॉडरेटर में होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है वहां पर। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे केस पे। ये पहला था, अब जाते हैं हम दूसरे केस पर। एप्लीकेशन मैं लिखूंगा यहां पर इन न्यूक्लियर रिएक्टर फास्ट मूविंग neurons in a nuclear reactor are slowed down by making them collide against the nuclei of moderator। तो एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं हमें इसकी एप्लीकेशंस पता चलनी चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई का कोई फायदा है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ। तो अब केस नंबर 2 पे जाते। स्पेशल केस 2 क्या है? Let me use some different color here. Case number 2. When the body B is initially at rest यानी कि एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी यहां से आ रही है, उसने उसको टक्कर मारा। तो दैट मीन्स U2 इज इक्वल टू 0, यानी कि U2 0 है। तो अब अगर हम उन एक्सप्रेशंस पे जाएंगे, U2 को 0 करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस, दैट मीन्स ये टर्म 0 बन जाएगी, इसमें ये टर्म 0 बन जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? V2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 कामा V1 क्या रहेगा? U1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब हम इन दोनों के साथ डील करेंगे, इनके स्पेशल केसेस निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? सब केस नंबर 1 लिखेंगे ए। व्हेन M1 इज इक्वल टू M2। हमने ऑलरेडी M1 इज इक्वल टू M2 किस लिए किया? वहां पे दोनों बॉडीज मूव कर रही थी, उनमें रिलेटिव वेलोसिटी कुछ थी। लेकिन यहां पे हम अब कंसिडर वो चीज किस लिए कर रहे हैं? जब यानी कि एक बॉडी रेस्ट में है। अब यहां पे देखेंगे अगर दोनों मासेस सेम है तो क्या होगा। लेट अस से दिस इज इक्वल टू M। तो क्या होगा फिर? V1 विल बी इक्वल टू 0। क्लियरली यहां पे M माइनस M 0 हो जाएगा। तो V2 का क्या होगा? V2 विल बी इक्वल टू 2M
u1 अपॉन 2m, ये और ये गया, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू u1। यानी कि जो बॉडी मूव कर रही थी, जो बॉडी मूव कर रही थी और जो बॉडी रुकी हुई थी, जो बॉडी जो स्पीड उस मूविंग बॉडी की थी वो किसने अचीव कर ली? जो बॉडी रुकी हुई थी। तो दैट मीन्स कि जो चल रही थी वो रुक गई और जो रुकी थी वो चल पड़ी। ठीक है, तो दैट मीन्स द बॉडी which was initially at rest got the velocity of body which was in motion। तो इसका मतलब क्या है? which implies means complete transfer of kinetic energy। ठीक है, तो मैं साथ साथ में क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपको ये चीज, आप जब ये एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाए। ठीक है, तो बी केस इसका क्या देखते हैं? बी केस when body be at when body be at rest is very heavy। यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर m2 है, लेट अस सपोज दिस इज m2, तो ये m1 है। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी ये वाली रेस्ट में है, इसमें मोशन है यानी कि u1, और ये रेस्ट में u इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? m2 इज ग्रेटर देन m1। तो वी कैन नेग्लेक्ट m1। ठीक है, तो अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दो इक्वेशंस को लेके आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे m1 नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा फिर? तो पहले ही v1 का देखते हैं। v1 विल बी इक्वल टू u1 इंटू 0 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m2, क्योंकि m1 तो हम 0 कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि उसके 0 प्लस, सो विच इम्प्लाइज m2 कैंसल आउट हो रहा है। तो v1 विल बी इक्वल टू u1। सॉरी, माइनस u1। यानी कि जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो इंडिकेशन है माइनस, इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वापस आया, क्योंकि v1 है, यानी कि v1 उसी बॉडी की जो वहां पे रुकी हुई थी वो रुकी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। ऐसा मान लो कि एक बॉल को हमने ऊपर से नीचे फेंका एक हार्ड सरफेस पे, वो बॉल ऊपर आ गई, तो जो सरफेस है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ
फॉर एग्जाम्पल ball hitted hard ground and returned back with the same velocity. ठीक है, तो ये हो गया ये. अब हम जाते हैं केस नंबर एंड ऑब्वियसली ये जो V2 है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर देखो वो मैं भूल गया था, जब ये नेग्लिजिबल है यानी कि जीरो, तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल्सो कामा V2 इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि जीरो है तो, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा इनको तो ये जीरो बन जाएगा. ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे थर्ड केस पर, केस सी. क्या है? when body B at rest has negligible mass. अब उल्टा है, यानी कि अब यहाँ पे छोटा सा मास है, लेट अस सपोज दिस इज m2, और यहाँ से एक बड़ा सा मास है m1, यानी कि इसकी स्पीड u1 है और इसकी स्पीड u2 0 है. तो अब इस केस में क्या होगा? तो क्लियरली वी कैन, दैट मीन्स हियर m1 is greater, much greater than m2, hence m2 can be neglected. तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो है उनमें क्या होगा? तो देखते हैं. तो V1 इज इक्वल टू U1 अपनी जगह है m1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0. तो ये m1 और m1 कैंसल आउट हो गया है, यानी कि V1 इज इक्वल टू U1, यानी कि जो इस बड़ी बॉडी की स्पीड थी, इसको टकराने के बाद इसकी स्पीड सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. V1 यानी कि आफ्टर कोल्यूजन, U1 बिफोर कोल्यूजन. अब V2 का क्या होगा वो देख लेते हैं. V2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस m1 U1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0. सो दैट मीन्स m1 कैंसल आउट हो गया, विच इम्प्लाइज V2 will be equal to 2 times U1. तो यानी कि जब कोल्यूजन हो जाएगा, ये जो है जितनी इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड में तो कोई डिफरेंस आया नहीं है, मतलब जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से जा रहा है. लेकिन ये जो रेस्ट में था, ये वाला रेस्ट में था, ये स्मॉल जो मास है, इसकी स्पीड इसकी 2 टाइम्स होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो इसकी कोल्यूजन के बाद भी वही स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड बन गई 20 मीटर पर सेकंड. तो ये है इसका कंसेप्ट. तो इसके साथ यहां पर हम एंड कर देते हैं. आई होप कि आज काफी इंटरेस्टिंग क्लास रही, हमने काफी चीजें इसमें सीखी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आपकी बारी है, आप भी अपना बेस्ट दे दीजिए, सो दैट कि हमारी ये मेहनत रंग लाए. तो कल हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए टेक केयर.
और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे या कुछ भी किसी भी तरीके से बता दीजिए। सो थैंक यू, सी यू सून।